ना थके हैं पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं पैर, कभी ना कभी हिम्मत हारी है। जज़्बा है कुछ बनने का ज़िंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। और ये सफ़र जारी रहेगा जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। गुड मॉर्निंग सभी को है, नमस्कार। और आज के सेशन में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस 6 जनवरी 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जाम को और कंप्लीट एनालिसिस हम इसकी करेंगे। समझेंगे कहाँ पर प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्न आए हैं और उनको पूरा एनिमेटेड वे पिक्चर के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से शेयर कर दो एक बार सेशन को दोस्तों के साथ और सभी को बताओ क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी से आ गए हैं और जागे हैं क्योंकि सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मैं बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत भी करना चाहूंगा क्योंकि विदाउट एनी डिले। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सभी को मेरा प्यार है नमस्कार। मनोहर श्रीराम सभी को नमस्कार है। कंचन शीलू सभी को मेरा प्यार है नमस्कार। मैं अच्छा हूं, आप लोग अच्छे होंगे, मैं दुआएं करता हूं। और पहला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, बहुत ही आसान। 6 जनवरी 2022 को सुबह 9:30 से 12:30 तक घटित होने वाली घटना आपके समक्ष है। 9:30 से 12, सॉरी, 150 मिनट, 150 प्रश्न थे, 30 क्वेश्चन इसमें थे। तो इनमें से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चर एनवायरमेंट? अब ये सोशियो कल्चर एनवायरमेंट में क्या है? स्मारक आते हैं, समुदाय आता है यानी मेमोरियल्स आते हैं, वाटर जल आता है, या जंगल। तो देखो, अगर हम सोशियो कल्चर की बात करते हैं तो सोशियो कल्चर में क्या चीज आती है? सभी लोग इसको राधे राधे सभी लोग जानते हो। कितना आसान सवाल है ये। क्योंकि सोशियो कल्चर की अगर मैं बात करता हूं, सामाजिक की बात करता हूं, तो समाज में समुदाय होते हैं, कम्युनिटी होती हैं जहीं पर लोग बात करते हैं। ऑफलाइन कमेंट किए थे एक फर्स्ट दिन वाला में, आप देखे नहीं? श्रीराम देखे हैं कमेंट, तो आपका कमेंट तो नहीं आया कोई भी। तो इनमें से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि समुदाय में लोग, कम्युनिटी में लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और सामाजिक रिश्तों को बनाते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा? समुदाय। एकदम सही जवाब है, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ, देखते हैं नया प्रश्न क्या है। शीला took the subtopic animals to teach the students of class 3rd. Which of the following topic would be beneficial for example their learning, expanding their learning? तो शीला जो है वो विद्यार्थियों को पशु पढ़ाने के लिए बात करते हैं। उन्होंने पशु पढ़ाना शुरू किया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायक होंगे, ये आपको बताना है। तो देखेंगे सबसे लाभदायक कौन से होंगे। किस लिए डर लग रहा है रवि जी? डरने की क्या बात है? किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नाम का उच्चारण कराना, पशुओं के चित्र की कट आउट देखना, प्राणी उद्यान में पशु जानवर को देखना, प्राणी उद्यान में पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्र देखना। अब यहां पर सवाल आपके सामने फंस जाता है और ये सवाल आपसे चीख पुकार कर कहता है कि भाई इसका जवाब क्या होना चाहिए। देखो, अगर आप बात करते हैं कट आउट की, तो कट आउट जी, ओके, एक बार फिर चेक कर लेंगे आपके होश हवास में, ठीक है ना? उसको भी देख लेंगे, ठीक है ना? तो बात समझ में आई और क्लियरिटी देखेंगे क्या सवाल में है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर आप जब भी किसी बच्चे को कुछ बताना चाहते हैं, उसको ईवीएस पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है उसका क्षेत्र भ्रमण, उसका क्षेत्र भ्रमण कराओ। अब मान लिया अब यहां से उसको क्षेत्र भ्रमण के नाम पे ले गए कि चल बेटा तुम्हें क्षेत्र भ्रमण करवा के लाता हूं, और वहां जाकर आपने से उनको फोटो दिखा दी, ये शेर देख, ये चीता देख, ये बिल्ली देख, तो उससे क्या फायदा होगा? उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा ना। और डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या होगा कि अब बच्चे को सीधा लेकर जाओ और प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को दिखाओ कि ये हैं पशु, ये हैं जानवर, ये है हाथी, ये है घोड़ा, ये है पालकी, और सब चीजों को समझा दो तो बच्चा अपने आप उत्तर देने की कोशिश करेगा। राइट ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा आपकी तरफ से। एक और सवाल की बात करते हैं और समझते हैं एक और सवाल। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ है? अब ये स्वांगीकरण का अर्थ क्या आप देखेंगे। अगर हम स्वांगीकरण की बात करते हैं, व्हाट इज द एसिमिलेशन,
पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होता होना। पचा हुआ भोजन का शुद्रांत्र की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। अवशोषित पदार्थ का शरीर के भिन्न भिन्न भागों में स्थानांतरित होना। यह भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। अब इसमें से आपको देखना है और समझना है कि ये स्वांगीकरण का मतलब क्या है। और अगर मैं स्वांगीकरण की बात करूं, शायद आप जानते होंगे, स्वांगीकरण का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूं। स्वांगीकरण का मतलब है कि जब इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, इसको बोलते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन में। तो क्या होता है कि जब पचा हुआ पदार्थ शरीर में क्या होता है, जो देखो जब आप खाना खाते हैं तो पदार्थ, जब आप कुछ भी चीज खाते हैं तो उसमें से जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो चीजें काम की होती हैं, उनको पूरा शरीर में जब पाचन क्रिया होती है, पाचन के बाद उसमें से जो न्यूट्रिशन है उन्हें निकाल लिया जाता है। जो आवश्यक तत्व है, पोषक तत्व, उनको निकाल दिया जाता है। और जो जो यूजलेस हैं उनको मल के रास्ते से बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो ये जो पूरा आपके अंदर जो पोषक तत्व, जो भी आपके प्रोटीन्स, विटामिन होते हैं, उन सबको निकाल लिया जाता है। तो शरीर में बहुत बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, है ना। तो स्वांगीकरण का मतलब होता है, एसिमिलेशन का मतलब होता है कि शरीर में जो जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। तो शरीर में जो जटिल पदार्थ हैं उनको बनने में उपयोग होना, कि जो पचा हुआ पदार्थ है वो शरीर में जो मुश्किल से चीजें बनती हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बॉडी में बनाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एकदम सही जवाब। डी इसका सही जवाब नहीं होगा। एक बार लाइक कर दो जल्दी से और शेयर कर दो सभी लोगों के साथ जल्दी से, जिससे कि सफलता हासिल हो जाए और चीजों को बढ़ने में सहायता मिले। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर एक एकदम सही जवाब है। एक और, there is a dance in which a pair of two people sit face to face with the bamboo sticks on the ground। यानी एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहां के लोग इसे नाचते हैं क्रम से क्या है? तो देखेंगे, झूम झारखंड, चेराओ मिजोरम, कुड़ुक झारखंड, तोरंग मिजोरम। तो आप सभी शायद इसको जान चुके होंगे। ये सवाल मैंने आपको पहले भी, ये देखो, यानी ये चीजें ऐसी जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अगर आप इन 5-6 राज्यों को भी समझ लेंगे ना तो काम बन जाएगा। और आपने कहा है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि झूम खेती का नाम है, नाच का नाम नहीं, झूम खेती। बीबी और इमरान सुरजीत, बीबी को नहीं उड़ाने का, बीबी को उड़ाओगे तो पता लगा घर जाने से पहले तुम उड़ जाओगे। कुड़ुक वहां की भाषा है और तोरंग जंगल का नाम है। तो यानी एक ही बना है यहां पर, क्या है, और वो है चेराओ। तो ये जो चेराओ है ये है ऐसा नृत्य जहां पर दो लोग जोड़ के बैठ जाते हैं और बांस के बीच में जो मिजोरम के लोग हैं, इनका नृत्य है, वो इसको करते हैं। आपको बता दें, चेराव नृत्य की बात करते हैं तो मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है। इसे आमतौर से 6 या 8 लोग होते हैं जो जमीन पर क्षैतिज रूप से स्थित एक दूसरे पर बांस की डंडियां जो होते हैं उनके साथ जोड़ी रखते हैं और उनमें कूदते हैं लोग। 2010 में इसने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज कराया था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो चेराव नृत्य के थे उन्होंने इसमें अपना प्रदर्शन किया था एक साथ। और मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य में भी इसको काउंट किया जाता है। कोई पूछने लगे सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, तो वो मिजोरम का चेराव नृत्य है। और इसमें अधिकतर कहाँ होता है, जब फसल की कटाई होती है उसके बाद इस नृत्य को खुशी के मौके पर किया जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसा डांस सीख लो तो माइकल जैक्सन भूल जाओगे। Which of the following is an essential step in the content analysis of EVS in lesson planning? पाठ योजना में EVS की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु इनमें से कौन सा आवश्यक चरण है? इंपोर्टेंट यानी नेसेसरी चरण इनमें से कौन सा है, ये आपको देखना है। पहला ऑप्शन है संकल्पना मानचित्र बनाना, क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट मैप। सामग्री को सीखने के संसाधनों को पहचानना यानी आइडेंटिफाई रिसोर्सेस। अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, डिजाइन प्रोजेक्ट और असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। और सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, फॉर्मुलेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल। अगर आप ईवीएस की बात करते हैं, ईवीएस को पढ़ाने की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हाँ ये 5 जनवरी विवाह। देखो, अगर आप स्टार्टिंग से जितने मैंने पेपर पढ़ाए ना, अगर आप सभी पेपर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन घूम फिर के बार बार आ रहे हैं। अगर आप उनको प्रिपेयर करेंगे तो आपका नंबर पक्का आ जाएगा, है ना। इसीलिए इसको समझने का प्रयास करें। तो हम बात करते हैं तो समझ लेते हैं, यहां पर आपका जवाब मुझे मिलने लगा है। तो देखो, अगर आप पाठ योजना की बात करते हैं तो पाठ योजना बनाते समय सबसे जो अधिक विश्लेषण वाली चीज है, जिससे सबसे आवश्यक चरण है, वो कॉन्सेप्ट मैप है। यानी राइट ऑप्शन तो ये है। अब ये कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है इसको समझ लो। अब जो कॉन्सेप्ट मैप समझने की बात समझना, मैं आपको समझाता हूं।
आप आसानी से समझ जाएंगे। तो हमने कहा सामग्री को संसाधनों की पहचान करना, अनुदेशीय आकलन की परियोजना बनाना, सामग्री का उद्देश्य गठन करना, ये विश्लेषण हेतु चरण नहीं है। सबसे ज्यादा विश्लेषण का चरण है कॉन्सेप्ट मैप। अब ये क्या होता है समझिएगा, जैसे मैंने कहा ये ईवीएस है, ठीक है ना। अब ईवीएस के बारे में हमने कहा ईवीएस में कुल मिलाकर 6 थीम है ना। ये तो अब पढ़ चुके हैं ना कि पहली थीम है, ये दूसरी थीम है परिवार मित्र, तीसरी आ गई हमने भोजन खाया, तीसरी हमने पानी पिया, चौथे हम घर में रहे, 5 में यात्रा पर गए और छोटे हमने चीजें कैसे बनाए। अब हमने जो बात की परिवार और मित्र, इसमें हमारे आगे चाचा चाची मामा मामी यानी हमें परिवार संबंधी लोग आगे, हमारे रिश्ते नाते आगे। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट मैप है, यानी एक कनेक्टिविटी दूसरी कनेक्टिविटी को कैसे शो करती है, इसको कॉन्सेप्ट मैप बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैप मैंने आपको टीएलएम में भी पढ़ाया था। टीएलएम का मतलब क्या होता है कि वहां पर कॉन्सेप्ट बताता हूं अभी जो हुई। तो राइट ऑप्शन क्या है, इसको कॉन्सेप्ट मैप बोलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट मैप के आधार पर बच्चा चीजों को आसानी से समझ जाता है और आप उसको आसानी से विश्लेषित करके समझा भी सकते हैं। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब आपका। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, और यहां पर चेराव नृत्य है, ठीक है ना, आप नोट कर लीजिएगा। चेराव, चेराव उसको बोलते हैं लेकिन चेराव नाम है इसका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिनमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशियों का अत्यधिक या अधिकाधिक प्रयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेत की मृदा पर क्या असर पड़ेगा। ये मृदा है, एक वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, कुछ समय बाद पश्चात बंजर हो जाएगी, या केवल धान की फसल के लिए उपयोगी बनेगी। और ये आप जानते हैं कि अगर कोई किसान बार बार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है तो एक समय ऐसा आता है मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी रासायनिक चीजें हैं, वो सब समाप्त हो जाती है। भूमि जो है वो बंजर बन जाती है, उसमें फिर कुछ भी पैदा नहीं होता। इसीलिए सरकार ने, आपने देखा होगा, जैविक खेती के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है कि आप जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जहां पर आप जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उनका प्रयोग करके सीखें। और रासायनिक चीजों को खाने से क्या होता है, रासायनिक चीजों को खाने से जो है उन बीमारियों के स्तर भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए राइट ऑप्शन है कि अगर वो बार बार ऐसा करेगा तो कुछ समय तक तो ठीक रहेगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी धरती जो है वो बंजर हो जाएगी, वो उपजाऊ नहीं रहेगी, उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। और बच्चों की संख्या आज कम है, ऐसा क्या गम है। एक बार शेराम, बाकी सब लोग भैया एक बार शेयर करके आ जाओ, जल्दी से उठाओ सबको, उठो जागो, मोहन प्यारो सवाल करो, क्लास हो गया शुरू। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्चर्य इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवारों, ये आशय है, आशय और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या, आपने देखा होगा कि अगर आप प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत उपागम, कोई भी अप्रोच ऐसी हो जिसमें विद्यार्थियों को भोजन के बारे में, आशय के बारे में, आदि के बारे में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार वालों से सलाह करनी पड़ती है। इसका कारण क्या है, परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। पियाजे के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने की सामाजिक अन्योन क्रियाओं पर आधारित है, या विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है। अब यहां पर देखने की बात अगर हम करें तो ये आप समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है, क्योंकि अगर आप बात करते हो, जवाब ये ही मैथ में भी सवाल आया था, ये सवाल मैथ में भी आया था और ये आपका जवाब मुझे अच्छा मिला, ये बचा है जवाब, बहुत बढ़िया। ऐसे चाहिए आपको, क्योंकि परिवार, भोजन, आश्रय इत्यादि संबंध जानकर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार वाले भी रखते हैं, बाहर वाले भी रखते हैं। लेकिन सबसे जरूरी क्या होता है कि प्राथमिक स्रोत जो विद्यार्थी का है, मैंने बताया ना कि विद्यार्थी की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो किस एनवायरमेंट में रहता है। कोई व्यक्ति इग्लू में रहते तो अपने बच्चों को इग्लू के बारे में बनाने की बात करेंगे। कोई व्यक्ति बांसों के घर पर बना के रहते तो उनके बच्चे सोचेंगे हम भी इससे अच्छा बांस वाला घर बनाएं। जो लड़के बच्चे कोठियों में और जो विलाज में रहते हैं, जो बंगलोज में रहते हैं, वो हमेशा कहते हैं हमारा बंगला और ऐसा हो। तो मतलब कि जिस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है उसी तरह की बातें वो सोचता है ना। तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सबसे बड़ा स्रोत है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो को खोली में, झुग्गियों में रहते थे, वो कहते मेरी भी खोली इधर ही बनेगी तेरे घर के सामने। वो कभी नहीं कहते मैं बंगला बनाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है जी, तो इसका मतलब क्या है, इसमें रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा क्या
कि वो बच्चे को जब आप देखेंगे तो रिजल्ट होगा कि वो अपने ही अकॉर्डिंग सोचने का प्रयास करता है, क्योंकि बच्चे की प्राथमिक पाठशाला उसका घर होती है, द्वितीयक पाठशाला उसका स्कूल होती है। तो वो जो भी अपने आर्थिक सामाजिक मुद्दों से जुड़ा है, सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है, वो उसी के विषय में सलाह लेगा। ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है। एक और बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये थोड़ा सा नखरे दिखा रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। ये पता नहीं हिंदी में टाइप करने के पश्चात ये इस तरह से हो जाते हैं। अगर मैं पीपीटी को पढ़ाता हूँ तो 1 मिनट उसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। हो सकता है कि ये कुछ दिक्कतें मान रहा हो। 1 मिनट रुकिएगा। कुछ इंग्लिश में तो सही लिखा है ना। द नेम ऑफ द 5th वुमन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट वुमन इन इंडिया हु स्टेप्ड ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब ये आपको बताना, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें शायद गलती नहीं करेंगे सवाल में, और ये सवाल आसानी से आप दे देंगे। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं इसको। कुछ संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम क्या है? और ये सवाल मैंने अभी 2 दिन पहले भी आपको पढ़ाया था, और इसका आंसर सब लोगों को पता भी होगा। क्या होना चाहिए इसका आंसर? और सब जानते हैं कि बछेंद्री पाल ऐसी महिला थी जो 1983 में झंडा फहरा के आ गई थी, यानी सबसे पहली महिला। इसके बाद और भी लोग गए हैं, उसके बाद और भी महिलाएं गई हैं, लेकिन भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी बछेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी। इसके साथ साथ कुछ और जानकारी ले लेते हैं हमारी बछेंद्री पाल के बारे में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की 5वीं महिला और भारत की पहली महिला थी। बछेंद्री पाल एक भारतीय पर्वतारोही हैं। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में नकुरी गांव में वो एक भाटिया परिवार में हुआ था। 1984 में वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने 2019 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। हाँ, भारत की पहली जी। दूसरा, आप दूसरे बारे में बात करते हैं। हाँ, ये हमारी सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की दूसरी महिला, क्योंकि पहली तो कल्पना चावला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरराष्ट्रीय और अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के बाहर 50 घंटे और 40 मिनट के साथ एक महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का रिकॉर्ड बनाया। यह कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारत मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। नोट करते रहिएगा। 1984, 23 मई 1984 जी। इसके बाद आते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को कौन नहीं जानता, क्योंकि जब हम हार रहे थे गेम्स में तो एकमात्र ऐसी महिला निकली जिन्होंने भारत को एकमात्र स्वर्ण दिलाया। यानी उन्होंने वहां पर स्वर्ण भी कहां दिलाया था, एक कांस्य पदक दिलाया, और वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी 1 जून एथलीट है ये। 1975 में एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है। वह 2000 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारत महिला है। 19 सितंबर 2020 को मल्लेश्वरी ने 69 किलोग्राम भार के वर्ग में 240 किलोग्राम भार उठा करके सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और यही एक पदक मिला था हमें उस समय। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट्स बनी। वर्ष 1995-96 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी रत्न पुरस्कार की प्राप्त करता है। उन्होंने 1999 में नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। मल्लेश्वरी को 1994 में अर्जुन पुरस्कार से भी, समझे नहीं, जितने भी पुरस्कार हैं वो सब मल्लेश्वरी जी को मिल चुके हैं। ठीक है ना। तो ये मल्लेश्वरी जी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही हो तो एक बार लाइक करते रहना भाई। हाँ, 29 मेडल मिल चुके हैं अब तक। बिल्कुल सही कहा आपने शशि। एक और बात करते हैं, एक और अभी बची है हमारे पास, जिनका नाम है संतोष यादव। संतोष यादव भारत की एक महिला पर्वतारोही हैं जो हरियाणा की हैं, 1967 में जन्मी है। और इनका रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने एक बार नहीं, इन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो ये एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला बनी जिन्होंने 2 बार चढ़ाई की है एवरेस्ट पर। इनका नाम है संतोष यादव। तो याद रहेंगे, सारे नाम याद हो गए। कोई ऐसा नाम जो आपको समझ में ना आए? चारों के बारे में समझ में आया? इज इट क्लियर? क्लियर है। 130 केजी कहां लिखा है भैया? 130 केजी कहां लिखा है? फिर हम 130 कहां लिखा है? ठीक है, बात समझ में आई। आगे बढ़ी और एक और सवाल। तो राइट ऑप्शन पता लग गया ना हमें पहले ही। चलो, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण पर अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? अब आपको देखना है जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो कौन सी है। वो तो वेट लिफ्टिंग होगा ना। तो 169 कहां लिखा है? 1 मिनट रुक जाओ यार, 169 कहां लिख दिया मैंने? ये 69 किलोग्राम भार वर्ग में है, वो 169 कहां है?
पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। चलो एक बार कंफर्म कर लेना और बाद में। संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों की अधिक विकास करें, यानी जो बच्चे उनको अधिक से अधिक श्रव्य वीडियो सुनाएं। हाँ, ओके ओके श्रीराम, ओके 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 130 kg, ओके। सी कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें और कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। लास्ट में कोई डिस्कशन हो तो लास्ट में कर लेंगे, ठीक है ना। आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप उसको नोट कर लीजिएगा। हम लास्ट में जब रुकते हैं तो लास्ट में डिस्कशन मेथड चलता है, तो वहां पर आप डिस्कशन कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो बेटर रहेगा, बीच में फिर इंटरप्ट हो जाती है क्लास। तो देखें, आपको संज्ञानात्मक बाधित यानी जो बच्चे कॉग्निटिवली इंपायर्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे अच्छी उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी, ये आपको बताना है, समझाना है। तो देखेंगे आपका जवाब कैसे होने की बात करते हैं। तो भाई क्या पढ़ने के लिए श्रव्य पाठों को अधिक विकास करें? मैंने कहा संज्ञानात्मक बाधित, मैंने ये नहीं बोला कि बच्चे सिर्फ सुन सकते हैं देख नहीं सकते, ऐसा कोई भी नहीं मेंशन नहीं है। कोई भी बच्चा हो सकता है जो इंपायर्ड है। कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाए। स्पर्श शिक्षण, स्पर्श होगा तो वो किसके लिए होगा? वो उनके लिए होगा जो देख नहीं सकते, वो स्पर्श करके समझ सकते हैं। कार्य को भागों में बांटे पृथक रूप से, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब भी आप बात करें संज्ञानात्मक बाधित बच्चों के लिए तो आप क्या करेंगे, किसी भी काम को बर्डन ना डालने बच्चों पर, आप क्या करें, उस टास्क को बांट दें। ना 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 ना, सी इज नॉट द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। तो आप क्या करेंगे, उस कार्य को बांट दें समूह में और बच्चों को बोलें कि भैया अब कर लो। तो अगर हम संज्ञानात्मक बाधित की बात करते हैं, सबसे जरूरी है कि अब कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। इसको बोलते हैं विश्लेषण और संश्लेषण, ठीक है ना, कि काम को एक बच्चे पर न डालकर सब बच्चों को बांट दें और सब बच्चे उसको लगन से करेंगे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एकदम सही जवाब आपकी तरफ से आएगा, तो डी ऑप्शन सही है। एक और सवाल, कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? आपने देखा होगा कि ईवीएस की कोई भी बुक कक्षा 1 और कक्षा 2 में नहीं है, क्योंकि ईवीएस की जो बुक है वो कक्षा 3 से शुरू होती है। तो क्यों नहीं है? कि पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। क्या ये बात सही है कि जो टीचर को हम हैंडबुक देते हैं उसमें खेलों द्वारा समझाया जाता है? तो मुझे तो लगता नहीं सही होगा, आपको भी नहीं लगेगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाया जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि कक्षा 1 और 2 में जो ईवीएस सिखाया जाता है उसको गणित के साथ इंटीग्रेट किया जाता है ना, मैथमेटिक्स की बुक के साथ इंटीग्रेट करके समझाया जाता है ना। हाँ एक मिनट, किसी को शायद कुछ इशू तो नहीं है, कुछ मुझे कमेंट मिला। हाँ वो कराऊंगा वर्षा इसके बाद, हाँ पलटी मार दो, चलो ठीक है श्री राम ठीक है ना, बात समझ में आई। तो मतलब क्या है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं, बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है ना ईवीएस के, वो 1 और 2 कक्षा में मैथ के साथ इंटीग्रेटेड करके पढ़ाए जाते हैं, जबकि 3 से वो अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब है। हमें गणित मिल गया तो बात बन गई। और अब बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल। लेकिन लाइक शेयर की कमी ना हो भैया, लाइक शेयर करते रहो, इतनी कंजूसी का है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। ये मैंने आपको कई बार तोड़ के बताया है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको बोलते हैं सीसीई। अब ये सीसीई में जो ये पूछा गया है ना, इसने कंपोजिट इज दैट, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? बहुत ही प्यारा सवाल है और ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक सवाल जरूर निकलेगा। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड लिया है इसमें, समग्र का मतलब क्या है? सतत और समग्र मूल्यांकन में संज्ञानात्मक स्तर से है, शैक्षिक क्षेत्र से है, सहपाठ्यचारी के क्रियाकलाप से, ये समग्र विकास से है। यानी फ्रॉम द कॉग्निटिव लेवल, फ्रॉम द एकेडमिक फील्ड, थ्रू द करिकुलम एक्टिविटीज, थ्रू होलिस्टिक डेवलपमेंट। और आपका जवाब क्या मिलेगा? और मुझे उम्मीद है कि जवाब में कोई गलती नहीं होगी और आपका जवाब सही मिलेगा। क्यों? अरे लाइक इतने कमजोरी पर कैसे हैं? क्या इनको बीमार करके भेजोगे? क्या कह रहे हो सर, खून दे देंगे लाइक नहीं देंगे? खून देने को तैयार है, लाइक नहीं दे सकते। चलो मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा, समझते हैं। सीसी का मतलब देखो, 2 वर्ड है यहां पर, सी सीई। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत, यानी जो एक फिक्स्ड इंटरवल पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस का आप डेली उसको वैल्यूएट करोगे। सीसी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, एक फिक्स्ड इंटरवल पर किया जाता है। जैसे कि आप तिमाही, छमाही, सालाना पेपर लेते हो तो ये क्या है, एक फिक्स्ड इंटरवल पर होता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। वही जो कॉम्प्रिहेंसिव, इसको व्यापक बोलते हैं, समग्र बोलते हैं। ये क्या होता है? और जो ये कॉन्टिन्यूअस वैल्यूएशन है, ये क्लास बेस्ड एक्टिविटी पर होता है, यानी जो कक्षा आधारित उपागम है उन पर इसको किया जाता है। जबकि जो बात करते हैं समग्र की, तो इसमें ये कॉन्टिन्यूअस और क्लास बेस्ड एक्टिविटी तो कंक्लूड होती ही हैं,
इसके अलावा जो को करिकुलम एक्टिविटीज हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, बच्चा किसी डिबेट में जा रहा है, कहीं गेम खेलने जा रहा है, उसका बिहेव कैसा है, वो कैसे बात करता है, डिसिप्लिन में रहता है, इन सब को ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो होता है इसमें। तो जो कॉम्प्रीहेंसिव कहा गया वो क्या है, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, जहां बच्चे की हर एक, और बच्चे का जो निर्धारण किया जाता है ना कि उसको श्रेणी मिलनी चाहिए क्या, वो कहां बैठेगा या उसको कैसे वर्गीकृत करना है, तो वो हमेशा कॉम्प्रीहेंसिव के आधार पर किया जाता है, व्यापक मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाता है। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा दोनों का मतलब क्या है, क्लियर है, बढ़िया। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एकदम सही जवाब आपने दिया है, बड़ा खूबसूरत जवाब है। एक और सवाल, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। स्लॉथ बार बार पेपर में आ रहा है, स्लॉथ कम से कम 5वीं 6ठी बार इसमें आया होगा मेरे हिसाब से, जो मैंने अब तक पेपर पढ़ाए हैं। तो स्लॉथ के बारे में आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है? अब स्लॉथ को तो आप जानते हैं, दुनिया का सबसे आलसी जीव इसी को मानते हैं, है ना। तो क्या है स्लॉथ का मतलब? 11 का ऑप्शन देने लगे हैं, 12 की बात करते हैं। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर सोते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। स्लॉथ की जो ऑन एन एवरेज उम्र है वो 40 वर्ष है, 10 वर्ष नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, स्लॉथ जो है वो 20 घंटे शाखाओं से नहीं लटकते, वो लगभग औसतन 17 घंटे ही सोते हैं, ठीक है ना। तो स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और 17 घंटे, ये तो मैंने आंसर ही बता दिया, तो राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। करेक्ट आंसर आपने दिया है 2। तो समझ लेते हैं स्लॉथ भैया ये रहे आपकी तरफ। कहां पाया जाता है? दक्षिण मध्य एशिया, अमेरिका में, सॉरी अमेरिका में पाया जाता है। शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है, सबसे आलसी जीव कहा जाता है इसको, जो सिर्फ हर जगह जो उल्टा लटका रहता है, पत्तियां खाता, ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, और उसका पाचन तंत्र बहुत सुस्त होता है, और मुश्किल से 5 से 6 पेड़ पर उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, और अपनी गर्दन को घुमा लेता है 270 डिग्री पर, और 17 घंटे लटकता है, और 40 वर्ष इसकी आयु है। तो इनको नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स को, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड जी। हाँ बहुत क्यूट होता है वर्षा, हाँ स्लॉथ, बिल्कुल स्लॉथ तो हमारे बच्चे भी हैं, हम तो स्लॉथ अपने बच्चों को भी बोलते हैं जो पढ़ने आते हैं, उठ नहीं पाते हैं लोग, अरे यार बस वो सीधे सोते हैं, उल्टे नहीं सोते हैं, अरे मास्टर जी बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो हम स्लॉथ भैया के दोस्त बने हुए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जिंदा है ये, हाँ जिंदा है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? अब ये टैपियोका क्या है इसको भी समझ लो, हाँ स्लॉथ ही है। टैपियोका क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा या केरल, और ये टैपियोका को वहां की भाषा में कप्पा बोला जाता है, कप्पा। हमारे यहाँ तो टैपियोका उसको बोलते हैं, वहां पर कप्पा बोलते हैं, और केरल के लोग, बहुत बढ़िया, तो बता देते हैं यह टैपियोका, ये एक जड़ है जो इस तरह से होता है, और टैपियोका को अक्सर गरीबों का भोजन, कोई पूछ रहे ना गरीबों का भोजन किसको बोलते हैं, तो वो टैपियोका है। जो लोग चावल भी खरीद नहीं पाते, चावल को सबसे सस्ता मानते हैं, जो उसको भी नहीं खरीद पाते, वो अक्सर टैपियोका को अपने भोजन में समावेशित करते हैं। और टैपियोका से हम साबूदाना खाते हैं ना, टैपियोका का साबूदाना भी बनता है। तो साबूदाना का उपयोग लगभग हर घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में किया जाता है। कसावा नाम, पूछ ले, हाँ इस क्वेश्चन और निकल सकता है भाई इसमें, कि टैपियोका जिस जड़ से निकलता है उस पेड़ का नाम क्या है? तो उस पेड़ का नाम है कसावा, याद रखिएगा। कसावा पेड़ की जड़ को टैपियोका बोलते हैं, क्या है जी। मधु, हमें भी स्लोथ की तरह नींद आती रहती है, उपाय बता दीजिए। बता देंगे, भी नया आएगा उसके बारे में बताएंगे, ऐसा बनना है आपको, ठीक है ना। तो कसावा क्या है, उसकी जड़ में टैपियोका पाया जाता है, उस कंद के गूदे से जो तरल स्टार्च पदार्थ निकलता है उसे टैपियोका कहा जाता है। टैपियोका में बहुत ही शुद्ध कार्ब्स होते हैं, और इसमें बहुत कम प्रोटीन, फाइबर या पोषक तत्व होते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं टैपियोका, खाइएगा कभी। एक कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोल कोपड़ा किले के एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। मैं लिख देता हूं, 1 सेंटीमीटर, बहुत कई दिनों बाद आया मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन, 110 मीटर। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। तो जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी कितनी होगी? देखेंगे आपका जवाब कितना, कम से कम दूरी कितनी हो सकती है, अप्रोक्सीमेट मतलब ये है।
तो 14.2 यहां पर लिखा हुआ है और आपका जवाब हमें मिल जाएगा आसानी से। मुश्किल सवाल नहीं है, जो गणित वाले पढ़ते हैं बच्चे, जो पेपर 1 पढ़ते हैं, उन्हें गणित के सवालों के बारे में पता भी होता है और आसानी से आपका जवाब मिलना चाहिए तेजी के साथ। और राइट देखो, समझ लो, इस सवाल को भी बता देते हैं जल्दी से। और लाइक वाइक करते रहो भी दोस्तों। उठो जागो मोहन प्यारो, शुद्ध सवालों का जवाब देने की, मुझे पता था श्रीराम सबसे पहले आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। और यहां पर बहुत सारे बच्चों ने, जूही ने भी आंसर तो समझो। जब आप बताओ 1 सेंटीमीटर की दूरी 110 मीटर दी है, तो भाई 14.2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? आप 14.2 में 110 मीटर की मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बना? 1 4 2 में 11 की गुणा कर दो, यही तो मतलब है। अब 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 2 46 और 11 कम 11 और 4 15। अब ये मीटर में है, उसने बोला किलोमीटर में। मीटर को किलोमीटर कैसे बनाते हो? कुछ नहीं करना, 1000 का डिवाइड कर देना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1.562 मीटर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगर आप दे रहे हैं तो एकदम हसीन जवाब है और ये नाजरीन जवाब होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और सवाल बड़ा आसान था, कुछ भी नहीं करना था। ऐसे ईवीएस में सवाल 2-4 मिल जाए तो मेरे मैथ वाले बच्चे जो है ना, झंडा गाड़ दें। मुझे पूरा विश्वास है आप पर। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर है और देखेंगे इसका जवाब क्या मिलेगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? मार्च से जून, अप्रैल से, ये रिपीट क्वेश्चन है। ये पीछे भी एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका था, शायद मुझे लगता है 24 दिसंबर को शायद ये पेपर में क्वेश्चन था, है ना। रिपीट क्वेश्चन है तो देखो क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं पेपर में। तो मार्च से जून, अप्रैल से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। और आपका जवाब एकदम सही है, आप सब जानते हैं। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है मैं वो भी बता देना चाहता हूं। सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर में जो लीची के फूल हैं वो बहुत ज्यादा मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इन्हीं दिनों में मधुमक्खियों के लिए अंडे देने का सर्वोत्तम जो जैसे एनवायरमेंट होता है, तो सबसे ज्यादा अंडे वहीं देती हैं इस समय में। इसलिए हाँ, फूल के कारण बहुत, वो लीची का फूल जो होता है, चलो समझ लेते हैं। ये मधुमक्खी रानी है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम तो आप सभी जानते हैं, एपिस इंडिका है। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन के कार्य को एपिकल्चर, कोई पूछ ले एपिकल्चर क्या है, तो एप मीन्स मक्खी। तो हम जो मक्खी वाली ना घर में पालते हो वो नहीं, ये मधुमक्खी की बात करते हैं। तो एपिकल्चर के रूप में माना जाता है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। मधुमक्खियां लीची के फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। इस समय लीची के फूल बहुत ज्यादा ओपन होते हैं और कृत्रिम खेती में मधुमक्खियों के लिए शरबत यानी पराग बनाने के लिए शुगर दी जाती है। इसलिए जो शुगर द्वारा चीनी दी जाती है ना, जो मधुमक्खी पालन से जो शहद मिलता है वो इतना बढ़िया नहीं होता है। आपको रियली बता रहा हूं मैं, जो आपको जो प्लांट लगे हुए हैं एपीकल्चर से जो शहद आता है वो इतना पौष्टिक नहीं होता, क्योंकि वहां पर मधुमक्खियों को चीनी खिलाई जाती है और चीनी के आधार पर वो पराग को बदलती हैं किसमें? हाँ, शहद में। लेकिन जो देसी, जिसको देसी मुहाल बोलते हैं, देसी मधुमक्खी बोलते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वो एक्चुअल में क्या करती हैं? वो एक्चुअल में फूलों का रस चूसती है, उसका शहद अल्टीमेट होता है, उसको अमृत बोलते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। राइट ऑप्शन क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। और ये मधुमक्खी के बारे में थोड़ी सी कहानी है, ठीक है ना। तो चले आगे बढ़े। एक और सवाल। हमारे देश में पल गांव है जहां ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों के अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहां होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ऐसे गांव कहां होने चाहिए? प्रश्न बहुत आसान है। असम, तमिलनाडु, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? और मुझे उम्मीद है ये तो सब जानते होंगे इसको। बहुत बढ़िया, सब बोलते हैं असम। तो चलो एक बार दर्शन कर लेते हैं इन घरों को। ये है असम के घर। असम के घर कैसे होते हैं? असम के घरों को बांस पर टिका करके लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाया जाता है। और वो लकड़ी की किस लिए होती है? क्योंकि यहां पर बाढ़ का पानी, बारिश का पानी आता रहता है, तो पानी घर में नहीं भरे, इसलिए इन घरों को उठाकर ऊंचा बनाया जाता है, जिससे कि हम जो लोग रहने वाले वो आराम से रह पाए। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के घर, जैसे मनाली में या हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वो बर्फ बहुत पड़ती है, इसलिए वहां के घर जो है वो इस तरह से ढलनुमा छत वाले बनाए जाते हैं, जिससे कि जो हिम बर्फ पड़ती देख पा रहे होंगे, तो बर्फ आसानी से नीचे आ जाती है और ऊपर बर्फ का लोड जो है वो छतों पर जमा नहीं होता। तीसरे घर बता देते, ये है उत्तराखंड के। नॉर्मल घर उत्तराखंड में जैसे हम लोग रहते हैं, जिन घरों में वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में बनते हैं तो थोड़े छोटे होते हैं।
ये तमिलनाडु के घर है, ये ट्रेडिशनल घर है, वहां पर इस तरह से जो कलाकारी थी, नक्काशी घरों में की जाती थी। लेकिन तमिलनाडु में भी जो घर बनते हैं वो हमारे जैसे हम लोग नॉर्मल रहते वैसे ही घर तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये चारों घर सबको मैंने बता दिया। असम के घर मस्त हैं, बिल्कुल, जहां चाहो खंबे गाड़ो, घर बना लो, टेंशन खत्म जी। हाँ, 2 मंजिले बनते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत खूबसूरत जवाब। एक और सवाल। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों को खाने की आदतों, उनके बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा किन प्रक्रिया कौशल को वो विकसित करना चाहती हैं बच्चों के अंदर। अब देखो, अगर बच्चों को बोला गया कि भाई तुम ये वाला काम कर लो, ये वाला काम कर लो, तो अब आपको जवाब देने की कोशिश करनी है। अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता या संवाद। अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद प्रयोग करना, प्रश्न करना, अवलोकन करना, संवेदनशीलता प्रयोग करना, प्रश्न पूछना, वर्गीकरण, समापन और संवाद। देखो ये तो लास्ट वाला ऑप्शन आप बेझिझक होकर काट दो, क्योंकि अगर आप बच्चों को कुछ दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, उससे बाद में पूछ रहे हैं, तो हमेशा वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा। तो जिसमें अवलोकन होगा वो आपका जवाब एकदम सही होगा, है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 तो मैं कट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पर क्या है, उनके बाहरी लक्षण, आकार, रंग इत्यादि। तो इस मतलब क्या है, अवलोकन करना। और खोजने के लिए कहेंगी तो मतलब क्या, प्रश्न करना कि ऐसा क्यों होता है, वो काला क्यों होता है। जैसे बच्चा पूछता ना, मम्मी चींटी काली क्यों होती है, हाथी मिट्टी वाला कलर, स्लेटी कलर का क्यों होता है। संवेदनशीलता यानी उसके लिए सेंसिटिविटी, यानी जैसे आपने कहा ना, अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने स्लॉथ दिखाया था, हमने थोड़ी देर पहले आपको स्लॉथ दिखाया था ना, और स्लॉथ देखते ही अभी मधु ने शायद बोला था, ओ हाउ सो क्यूट, मतलब वो संवेदनशीलता कि आप देखते कहेंगे अरे कितना प्यारा जानवर है। तो इस तरह की संवेदनशीलता, वो किस तरह से रहते हैं, कैसे जीते हैं, उनके बारे में। और संवाद का मतलब होता है बोलचाल, बात करना, उनके बारे में कम्युनिकेशन करना। तो राइट ऑप्शन होगा, प्रयोग करना नहीं होगा। आप जानवरों को कैसे प्रयोग कर लोगे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे इलू। मुझे बताओ आप जानवरों को कैसे प्रयोग करोगे, आप नहीं कर सकते जंगली जानवरों को। आप प्रयोग करोगे तो वो आपका प्रयोग कर लेंगे और वापस घर नहीं आओगे, पता लगा 2-4 हड्डी पहुंचेंगे घर पे, बस बोलेंगे मांस कहां गया। बोले जी वो जो इलू गए थे जानवर देखने के लिए, वो उन्होंने प्रयोग कर लिया है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन क्या, अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता, संवाद एकदम सही जवाब है। ए ऑप्शन जिन्होंने कहा एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। द पर्पस ऑफ होम लेआउट इन द इन्वायरमेंटल स्टडीज इज, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है। जो आप घर का अधिविन्यास, लेआउट, जो होम लेआउट है एनवायरमेंटल स्टडी में, उसका क्या फायदा है, क्यों उसको करते हैं। पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण के लिए, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखी गई संकल्पना में विकास, सीखने का विस्तार। तो देखेंगे इनमें से पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास, आप जब बच्चे को घर के लेआउट के बारे में बताते हैं तो वो क्या है। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। और ऑप्शन मुझे मिलेगा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब मिलेगा क्या, हम देखेंगे अभी। और यहां पर जवाबों में हो गई है, आपसे जवाब हो रहे हैं जुदा। इन जवाबों को नहीं करना जुदा। और एक बार भाई लाइक कर दो जल्दी से, और सेशन को शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, जो भी स्लॉथ जैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको कुछ खाने को दो। अभी मेरा अच्छा वर्ड मिल गया, मेरे सारे स्लॉथों को वापस बुलाओ कि अब जो है उठने का टाइम, 17 घंटे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, प्यार के साथ, मस्ती के साथ पढ़ते रहो। जवाब मिलेगा क्या, पुनरावृत्ति शुद्धिकरण। देखो अधिविन्यास ये घर का लेआउट है, तो जब बच्चे को हम किसी भी अधिविन्यास के बारे में बताते हैं, एनवायरमेंट, वो घर में तो रहता ही है, तो उसके जब हम बारे में बात करते हैं कि घर का लेआउट ऐसा हो सकता है, ये घर का लेआउट ऐसे भी बन सकता है, इसमें कमरे यहां पर बन सकते हैं। तो ये क्या है, लेआउट का मतलब होता है ढांचा, किस तरह से अपने घर बनाते हैं, किस तरह से घर होता है। तो वो क्या होता है, घर पर समय का सदुपयोग नहीं, उसका क्या है, विद्यालयों में सीखी संकल्पनाओं की दक्षता वो लेआउट पर लागू नहीं करे, वो तो स्कूल में सीखेगा। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। इसके आधार पर आप बच्चे को और ज्यादा सिखा सकते हैं। नहीं, बच्चे के लिए एक और मोर स्टेप हो जाएगा, वो मानचित्र सीखेगा, वो चित्रों को बनाना सीखेगा, इन सब के साथ जुड़ने की कोशिश हो जाएगी। राइट ऑप्शन हो जाएगा सीखने का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। और एक बार अगर आपको समझ में आ रहा है तो भैया और बहनों एक बार ये जरूर लिख दें, ईवीएस बाय ललित कुमार, कमेंट सेक्शन में गूंज उठनी चाहिए चहुं दिशाओं में। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने के कारण क्या, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सर्दी पड़ रही वाली है और ये ऊनी कपड़े
ऐसे लिपेट देते हैं। जैसे इस वाले भाई को, लेफ्ट वाले को ठंड लग रही है ना, राइट वाला तुरंत बोला ले मेरा वाला लपेट ले, और वो शांत हो जाते हैं। तो ये ऊनी वस्त्र दिख रहे होंगे, मफलर टाइप लपेट रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो ऊनी वस्त्र हैं, इनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, आपको मैंने दिखा दिया है सुबह सुबह, ऐसे ठंड बनने वाली है कुछ दिन बाद जी। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा प्रश्न के लिए। ऊनी रेशे मोटे होते और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ऊनी रेशे आपस में कस कर जुड़े होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ऊनी रेशे मोटे होते और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं, या ऊनी रेशों के बीच वायु फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है, और वायु ऊष्मारोधी है। क्या वायु ऊष्मारोधी है? तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। सुप्रभात। तो देखेंगे क्या मिलेगा आपका सही आंसर। और ऊनी वस्त्र सबने पहने होंगे सुबह सुबह जी। सभी लोग ऊनी वस्त्र पहन के बैठे हैं कि नहीं, मुझे बताओ। मेरे हिसाब से मेरे सभी साथी ऊनी वस्त्र पहन के बैठे होंगे इस समय, क्योंकि शायद नॉर्थ में तो सर्दी शुरू हो गई होगी मॉर्निंग में। तो भाई यहां पर जवाब मिल रहा है क्या, आपको बता दें, ऊनी वस्त्र जो है वो बहुत मुलायम होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो रेशे होते हैं उनके बीच में हवा फंस जाती है, और हवा होती है क्या, ऊष्मारोधी। हवा में ऊष्मा जो गर्मी है वो अंदर बाहर जाने में दिक्कत करती है, निकल नहीं पाती है। इसीलिए जो हवा वहां रुक जाती है, उस हवा के कारण जो ऊनी वस्त्र है वो गर्म होते हैं और आपको गर्मी का एहसास दिलाते हैं। ठीक है ना। हाँ राइट ऑप्शन जी। अभी ब्लैंकेट में सोई हूं, हाँ समझ रहा हूं जी। सर नींद आती है इसलिए मैंने नहीं पहना। हाँ बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया काम मत हो, ऐसे ही होना चाहिए। कष्टों में पढ़ोगे तो जियोगे, अच्छे और सही पढ़ोगे। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब आपने दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और सवाल देख लेते हैं, चलो ठंड का कारण देख लो एक बार और। जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी युक्ति है? Which is the most appropriate strategy to find out the celebration of festival related to water by the communities? अब आपको बताना इनमें से सबसे अच्छा क्या है। थैंक यू मंजू जी। मैं ठंड मुझे कम लगता, मैं इसे जैसे अभी कहा ना, अगर आप आराम से होकर पढ़ाओगे ना, कष्टों में पढ़ोगे तो आनंद की प्राप्ति करो, गलती नहीं होगी आपसे। सवाल है, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। क्वेश्चन है कि सहपाठी द्वारा सीखना, यह सबसे अच्छी उपयुक्ति है अगर आप कुछ मनाना चाहते हैं, कि सहपाठियों से पूछेंगे। परिवार तथा समुदाय के बुजुर्गों से बातचीत करना, समुदाय के त्योहारों के वीडियो देखना, या शिक्षक से चर्चा करना। अब आपको कौन सा लगता है कि जब आप जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय में मनाने की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट क्या होगा? और सबसे बेस्ट क्या होगा आप जानते होंगे ना, क्योंकि जब भी शादी बारात ब्याह होते हैं, अब मैं एग्जांपल देता हूं, तो सबसे ज्यादा सलाह किससे ली जाती है? जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको पता है कि परंपरा कैसी निभाई जा रही है। ऐसे ही जल के बारे में कौन सा त्योहार कैसे मनाना है उनको हमसे ज्यादा पता है, इसलिए वो हमारे साथी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो भी चीज पूछते हैं, अगर हम परिवार के और समुदाय के बुजुर्गों से बातचीत करेंगे तो उनका सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। राइट ऑप्शन भी, हाँ मैं बेंगलोर में हूं अभिषेक। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब है। 20वां प्रश्न था, जवाब भी बहुत हसीन था, बहुत बढ़िया। हाँ फूफा से तो खैर खतरनाक ही बात मानते, फूफा को तो बदनामी करके रखा हुआ है कि जो भी कोई दिक्कत होगी फूफा पर लपेट दो, फूफा नहीं नाराज हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की, यानी एक शॉर्ट स्किट या शॉर्ट जो प्ले है उन्होंने किया। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। यानी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ईवीएस के लिए है, उस कॉन्सेप्ट की जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो सो क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन कर रहे हैं, उसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट असेसमेंट कौन सा है। मैं इसको मिक्स करके बोल देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जी। मिलाओ मिलाओ मिलाओ। देखेंगे पर्यावरण अध्ययन संप्रत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए, इन्हें जो पर्यावरण है, तो रूब्रिक टू असेस प्रेजेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईवीएस कॉन्सेप्ट। तो रूब्रिक के लिए, रूब्रिक तो मैंने बताया ना रूब्रिक क्या होता है, ये मैंने डिटेल में समझाया। तो रूब्रिक का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी आकलन को करते हैं तो वो आकलन किस स्टेप्स में होगा, उन सब के बारे में रूब्रिक हमें बताता है। उसमें बच्चे ने क्या परफॉर्म किया, यानी हम उसमें पैरामीटर सेट कर देते हैं कि इसका एक्सप्रेशन कैसा था, इसने कैसे संवाद डायलॉग बोले हैं, बोलने की पिच कैसी थी, क्या इनका कोऑर्डिनेशन नहीं था, वो सब क्या वो रूब्रिक्स में आता है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया रूब्रिक्स वाला, क्योंकि रूब्रिक्स में आपको बता दें सर हमको लग रहा है पहले पेपर आसान से जनवरी में हाँ वो हार्ड होते जाते हैं, बिल्कुल ये तो बात है। जो स्टार्टिंग के पेपर थे वो आसान थे, बाद में भी और भी टफ होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। नहीं कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हैं,
तो रूब्रिक की बात करते, रूब्रिक समझ में आया? तो रूब्रिक का मतलब क्या है? एक आकलन की तरीका जिससे यह बताया जाता है कि आकलन किस किस पैरामीटर पर, किन किन पॉइंट्स पर आप करेंगे, और वही एकदम सही जवाब है। तो आप बच्चों के साथ प्रस्तुति करने के लिए आकलन के रूब्रिक्स बनाएंगे और आपका जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, एक और प्रश्न है आपकी स्क्रीन से जी। मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1334 किलोमीटर है। इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल प्रति मीटर क्या होगी? तो डिस्टेंस बिटवीन गोवा टू नागरकोइल, पता नागरकोइल की सही सारी ट्रेन चलती हैं, कभी गुजरात और सूरत में ही अटक जाती हैं, पूरे ईवीएस में यही हुआ है। If a train covers this distance in 21 hours, then the average speed of the train in meters per second between the railway station of those two cities. ये दूसरा सवाल मैथमेटिक का है, देखेंगे क्या होता है जवाब। और सवाल पर देखेंगे सर इस बार एक ही डेट में होगा, नहीं नहीं नहीं, सब अलग डेट, महीना भर चलेगा एग्जाम। तो देखो अगर मैं बात करता हूं, आप सभी जानते हैं कि स्पीड पूछा है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? 1134 और कितना? 21 घंटा। तो 21 को काटे, 21 पंजे 105 और 21 चौका 84, ठीक है ना? इतना ही बचेगा ना, तो 54 आया। अब क्या करें? तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसी भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 की गुणा करते हैं ना। तो 18 तिया 54 और 5 तिया 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होगी। ऑप्शन नंबर डी अगर आप चूज करते हैं तो विदाउट एनी डिले आपको बात समझ में आ जाएगी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब अमरनाथ, वेरी गुड। तो क्लियर हो गया? सही है, लाइक भी कर दो भैया अगर ऐसी बात है तो। ओ ऐसे कुछ टफ लगते नहीं, तो बहुत आसान है। चलो एक बार बताओ, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? अब इसमें हाई लेवल थिंकिंग का क्वेश्चन कौन सा है? हम कौन सी 5 जड़ खाते हैं? हम कौन सी 5 जड़ खाते हैं? बच्चा बोलेगा जी मास्टर जी हम जड़ क्यों खाएंगे, हम तो रोटी खाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है, बच्चे को पता होना चाहिए कि जड़ कौन सी है। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? बीज बोने से लेकर के गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? और पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? तो ये उच्च स्तरीय का प्रश्न पूछा गया है। दैट इज ऑर्डर थिंकिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय चिंतन क्वेश्चन। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा। सवाल को समझ लीजिएगा, ये उच्च स्तरीय चिंतन क्वेश्चन को ही आप डाइवर्जेंट क्वेश्चन बोलते हैं, खुला अंत वाला प्रश्न बोलते हैं, यानी जहां पर बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बोलने के लिए। वो किसी भी चीज के बारे में बोल सकता है ओपनली, और उसके अपने विचार उसमें इंक्लूड होते हैं, और इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन या उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न। अब देखो 5 जड़, वो बोल देगा जी हम 5 जड़ के नाम आसानी से गिन देगा, बोला मैं टैपियो कप्पा खाता हूं। अब दूसरा क्या, बीज बोने से लेके स्टेप फिक्स है, और पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, ये भी फिक्स आंसर है। लेकिन क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी हमारे पापा की मोटरसाइकिल ना चलेगी, कुछ बोलेंगे सर जी हमारी मशीन काटने की, जो चारा काटने की मशीन वो डीजल से चलती है, अब वो नहीं चलेगी तो मुझे हाथ से काटना पड़ेगा। अब बच्चों के फनी आंसर बहुत सारे मिलते हैं इस तरह के। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। अब सारी चिंतन कह रहे हैं आप, एकदम सही है, राइट ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बहुत ही खूबसूरती से। लेकिन आज श्री राम क्या हुआ है, 100 का शतक नहीं पूरा हुआ है, क्या इसीलिए मैंने पाल पोस कर आप सबको बड़ा किया था? क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई कि ये 100 बच्चे भी नहीं पहुंच पाते हैं? चलो आगे बढ़ो, जवाब देने की कोशिश करो। प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन चुनिए? तो देखेंगे जवाब। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये दोनों त्योहार अमावस्या को ही मनाए जाते हैं, ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। और जवाब मिलेगा क्या? देखेंगे आपका आंसर। सर एक क्लास ट्रेन, ओके 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 मधु, जब ये पूरा हो जाएगा ना तो मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उन पर एक पूरी क्लास ट्रेन वाले सवालों पर लूंगा, ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हाँ गौरव जी कैसे हाल चाल हैं? ऐसी लग रहा है मुझे एक्टिव होना पड़ेगा। मैं यही तो कह रहा हूं गौरव भाई, सब स्लोथ बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, एवीएस पढ़ पढ़ के स्लोथ वाले जैसे गुण आ गए सबके अंदर, इनको थोड़े चीते बनाओ तभी बात बनेगी। राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? बी। तो देखो समझ लो, ये बहुत आसान है, इसको याद नहीं करने की जरूरत है। अच्छा दीपावली मतलब जिसमें दीप जलाए जाते हैं,
अब दीपावली में दीप क्यों जलते हैं? क्योंकि जिस दिन दीपावली होती है उस दिन पूरी रात अंधेरी होती है, उस समय बिल्कुल अंधेरा होता है, और जो हमारी लक्ष्मी माता हैं वो आती हैं बैठ करके, और वो भटक जाएं कि भाई उस वहां चारों तरफ अंधेरा, कोई दिखेगा ही नहीं, तो जहां दीपक जलता है, ऐसी धारणा है कि जहां दीपक जलता है उसमें वो प्रवेश कर जाती हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो यानी अंधेरी रात को प्रकाशमयी उजाला बनाने के लिए उस पूरी रात को हम दीपावली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये आप जानते हैं। तो इसलिए दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, और होली हमेशा पूर्णिमा को मनाई जाती है जहां चंद्र पूर्ण होता है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन बी आपने कर दिया है, तो एकदम सही जवाब है, और करेक्ट आंसर इसका भी होगा। हाँ, ये व्यवहारिक प्रश्न है बिल्कुल, ठीक है ना। चलो भाई, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी एकदम आपने कहा है सही। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न की चर्चा आपके समक्ष रखते हैं और जानते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल है आगे वाला। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? देखो हर एक बार एक सवाल थीम और सब थीम से निकल रहा है भाई। व्हाट इज द थीम ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी एट द प्राइमरी लेवल? सामग्री, जानवर, मौसम या जल? और इसमें तो आप हो जाएंगे, मचा देंगे एकदम कतल जी। अच्छा, झारखंड में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, ओके, लाएंगे झारखंड में। राइट ऑप्शन डी आप सब समझते हैं। अगर मैं थीम के बारे में बात करूं, तो अगर मैं थीम के बारे में बात करूं, देखो सिंपल थीम है। पहली वाली थीम की अगर बारे में बात करूं तो आप जानते हैं परिवार और मित्र, है ना, परिवार में मित्र पहली थीम है। दूसरी, जब परिवार मित्र बच्चा, परिवार मित्र की बात, उसके बाद आता है भोजन, उसके बाद पानी, उसके बाद आवास, आश्रय, हमारे आवास, उसके बाद हम बात करते हैं यात्रा की, और उसके बाद हम बात करते हैं हम चीजें कैसे बनाते हैं। ऐसे तो होता है। तो इसका पूरा फॉर्मेट सुनेगा। अगर मैं ईवीएस की थीम के बारे में बात करूं, तो पहले बच्चा परिवार और मित्र में घूमता है, खेलता है, फिरता है। जब वो खेल के आता है उसे खाना चाहिए, मम्मा खाना दो। खाने के बाद मम्मा पानी भी चाहिए, पानी पिएगा। हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हम कहाँ रहेंगे, खेल कूद के खाना पीना खा ले तो घर भी चाहिए रहने के लिए। और हम पिकनिक पर कब जाएंगे, यात्रा। और उसके बाद हम चीजों को कैसे कैसे बनाते हैं। ये 6 थीम ईवीएस की मेन थीम है ना। इन 6 थीमों को समझ लो, और इसलिए जल जो है वो एक थीम के रूप में ईवीएस में लिया गया है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जल यानी वाटर। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ जाता है। तो मैं मानता हूं ये एकदम सही बात है, क्योंकि इसकी सामान्यतः ऊंचाई जो होती है वो इतनी होती है, एक कमरे की ऊंचाई के बराबर। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। भाई उसने बोला रेगिस्तानी है, तो आबू धाबी में रेगिस्तान है, ये तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना, इसको काट दें। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोग को जब जल की आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पी लेते हैं, एकदम सही बात है। यहां पर इसके तने में जल सुरक्षित रहता है, तो वो इकट्ठा कर लेता है, और जैसे लोगों को प्यास लगती है तो उसको पाइप डाल के उस पानी को पी जाते हैं। इस वृक्ष की जड़ों की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर होती है। यानी ऊपर तो कितना होता है, जितना ऊपर उसके 30 गुना नीचे होता है, और जल तक नहीं पहुंच, जब तक वो चलती रहती, जब तक वो जल तक नहीं पहुंच जाती, और जैसी जल पहुंच जाती वहां से पानी खींचना शुरू कर देती। ये भी सही होगा चाहिए ना। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती जिन पर घने पत्ते लगे होते, इनमें से कथन सही कौन सा है? तो आप मानते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, जब भी आप रेगिस्तान के पौधों के बारे में बात करेंगे तो उन पर पत्तियां तो होती नहीं है, ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी। उन पे या तो पत्तियां नहीं होती हैं, पत्तियां होती हैं तो वो कटीली होती हैं, या फिर वो बहुत कम होती हैं, अधिक पत्तियां नहीं होती हैं। तो इसको भी काट दें। तो राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? अब तो आपको समझ में आ गया होगा, एसीडी लगा दें। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया रितु जी, क्लियर है, खूबसूरत जवाब। देखते हैं कैसे हुआ, पढ़ लेते हैं। ये राजस्थानी ओक है, ये ऐसे होते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लगभग 10 फीट लंबा होता है। घर की जो ऊंचाई वो भी 10 फीट की होती है। तो अगर 10 फीट ये लंबा है ना, तो इसकी जड़ कितने फीट होंगी? 30 गुना, यानी 300 फीट नीचे होंगी। इसमें बहुत कम पत्ते होते हैं। इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कैसुरनिया डिकेसेना है। तो इसका नाम भी याद कर लीजिएगा जी। बिल्कुल, वो पाइप डालकर पानी पी लेते हैं। बहुत बढ़िया। अरे भगवंती, इसके तने में मारा आपने कोई भी
किसी भी कील से छेद किया, पाइप डाला, पानी पी लिया, बस। ठीक है ना। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं। चलिए एक और सवाल राजस्थानी योग के बारे में समझ में आया, इंग्लिश में क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का उदाहरण कौन सा है? सीखने के आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपको बताना है। जब असेसमेंट ऑफ लर्निंग करेंगे तो क्या होगा? विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं कराना। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग का आपको बताना है पार्ट कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा। तो ये क्या होता है? ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं है ना, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए सब ये एफए हैं। ये सारे एफए तो फॉर्मेटिव असेसमेंट तो, और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग होते हैं, यानी बच्चों को और क्या सिखाना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग वैल्यूएशन होता है, जहां कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों को भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय क्षेत्रों को खोजना है। इस तरह के सवाल आप दे सकते हैं। राइट ऑप्शन लगा दे, ऑप्शन नंबर 4, ये सबसे अच्छा उदाहरण है ऑप्शन नंबर 4। तो सी नहीं होगा, इट्स राइट ऑप्शन इज डी, नॉट सी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो आप देना अभिभावक को, आप बच्चों को फीडबैक देना। ये भाई इसमें सीखने का आकलन कहाँ आ रहा है? आप बच्चे की जो बातें हैं वो उसके अभिभावक को बता रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं उसके गार्जियंस को, तो उसमें बच्चा कहाँ सीख रहा है? उदाहरण थोड़ी है सीखने का। ये आपके लिए सबसे बेस्ट उदाहरण होगा कि आप कार्यपत्रक दें, और जब भी बच्चा कार्यपत्रक पर काम करेगा तो समझ लेना उसका कल्याण भवति। एक बार लाइक ठोक दो जल्दी से और आगे बढ़ा दो डेली जल्दी से। ओ बहुत खूबसूरत जवाब होना चाहिए इस प्रश्न का। क्वेश्चन है, which is such a group of 3 states on which sides is Arabian Sea? 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, वो कौन सा है? अरब सागर तो आपको पता है ना, अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम इलाके में पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्व में पाई जाती है ना। पाल्टी मारो जल्दी से और आप बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब इस प्रश्न के लिए सही होगा, और ये सवाल भी रिपीट है, एक बार पूछा जा चुका है, और राइट ऑप्शन बी मिला। क्या बात है, सभी को पता है। ओ माय गॉड, चलो देख लेते हैं। ये हमारा अरब सागर है, ये अरेबियन सागर होता है, इधर बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। अगर मैं यहां से बात करूं तो गुजरात आता है जो समुद्र के किनारे आता है, इधर महाराष्ट्र आता है, मुंबई जिसको बोलते हैं, इधर गोवा आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, इधर आते हैं तो केरला आ जाता है। तो ये इधर वाले क्षेत्र जो है यानी गुजरात, महाराष्ट्र, इसके साथ गोवा, कर्नाटका, बेंगलोर, ये सब अरब सागर के किनारे पर हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी की तरफ चलते हैं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जिसको आंध्र प्रदेश आप बोलते हैं तो तेलंगाना भी इसमें निकल गया है, उड़ीसा, ये सब क्या है, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या, ये सारे जो हैं ये बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो इधर वाले जो क्षेत्र हैं इनमें से देख लो कौन सा ग्रुप आपको मिल रहा है। तो इसमें कौन सा ग्रुप मिला मुझे मिला केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा भी इधर आ सकता है। अब गोवा को भी लगा सकते हैं, है ना, केरल भी रख सकते हैं इसमें। तो नहीं, लेकिन जो इसने आंध्र प्रदेश का वो बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाएगा, तो आंध्र प्रदेश नहीं है। पश्चिम बंगाल भी बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मैं बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में बहा दिया आपने मुझे, मैं वहीं बैठा हूं बंगाल की खाड़ी में। चलो निकाल के लाओ जल्दी से ऊपर। एक और सवाल, कोई छात्र ए पर है और बी घर पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है। ये चौथा सवाल है मैथमेटिक्स का, याद है ना। दिस इज 4th क्वेश्चन इन दिस पेपर। ये चौथा प्रश्न है जो मैथमेटिक्स या रीजनिंग से कोरिलेट करता है। चौथा प्रश्न है ना, तो देखते रहो। यानी आपको कौन कौन से समझ में आए? आपको ट्रेन वाले सवाल समझ में आने चाहिए, टाइम इन स्पीड डिस्टेंस। आपको डायरेक्शन बेस्ड सवाल समझ में आने चाहिए, डायरेक्शन भी दी है ना बार बार, तो डायरेक्शन वाले सवाल मिल रहे हैं आपको। आपको औसत एवरेज वाले सवाल मिल रहे हैं, तो इन पर आप फोकस करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अभी दिखाता हूं मैं, अभी दिखाता हूं इसके बाद। तो इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर है की दूरी पर है। फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर की दूरी तय करने पहुंचता है। ए से बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं, अगर मैं मैप बनाने की बात करता हूं, हमारा मैप ऐसे बनता है ना, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। अब उसका घर हमने माना यहां पर है। अब इसको ध्यान से समझना, घर कहां पर है, हम उसका घर को पकड़ लेते हैं। उसने बोला उसका घर ए है, ये ए हो गया। उसने बोला ए से वो उत्तर की तरफ चलता 90 मीटर, में यहां बोल दूं ये ओ हो गया, 90 मीटर चला यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब उसने क्या बोला, अब वो ओ से पश्चिम की तरफ, पश्चिम तो इधर है ना, 120 मीटर चला, तो मैं 120 यहां लगा दूं। उसने बोला कुल दूरी नहीं पूछ, कम से कम दूरी, तो कम से कम दूरी कौन सी होगी, समझ गए होंगे आप। तो कम से कम दूरी यहां से यहां तक देखो, डायगोनल
मैं इनसे ना कम से कम दूरी बताओ। तो अगर आप देखेंगे तो 90 120, तो अगर मैं 30 से काटू 30 या 90, 3 चौके 12, तो यहाँ 5 आना चाहिए, तो यानी कितना होगा यहाँ पर 150। बात समझ में आ रही है ना भाई? अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो देखो 3 निकला 30 से डिवाइड करने पर, 4 निकला 30 से डिवाइड करने पर, तो मैं 5 दोगे तो 5 में 30 की गुणा कर दी, तो ये वाली डिस्टेंस 150 मीटर होनी चाहिए ना। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर का वर्गमूल। अब देखो सवाल क्या, तो ये तो पता लगा कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर है। अब दिशा कौन सी है उसको समझो। उसने बोला ए से बी की कम से कम दूरी और बी के सापेक्ष, यानी बी यहां पर इसके रेस्पेक्ट में ए किधर है ये देखना है, उल्टा मत देखना, ए से बी को देखने लग जाओ। तो बी से ए कहां पर है, तो बी से ए कहां है, दक्षिण पूर्व, कितना 150, तो लिख सकते हैं 150 मीटर दक्षिण पूर्व। राइट ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब मिला आपका। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं अमरनाथ, आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अरे 100 का शतक लगा दो भाई, इस 96 पर क्यों अटकी है बात, एक बार जोर से लगा दो सहारा, 100 हो जाए, बात बन जाए। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। अब क्या लगाओगे सहारा, अब तो मैं ही होने वाला हूं बेसहारा आप लोगों से दूर। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में एनईपी, एनईपी मैंने बताया था ना आपको, एनईपी 2020 मैंने पूरा पढ़ा है, फिर बोल रहा हूं चैनल पर जाओगे पहली वीडियो वही मिलेगी, एनईपी पढ़ लो। उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, क्या मुझे चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मैं गलत कर दूं इसको, मैं गलत कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता बच्चों के चुनिंदा अवधारणाओं पर करना करूं। नहीं सर, क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिखाइए, सारा क्वेश्चन इंग्लिश में तो है, इंग्लिश में लिखा तो है सारा क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हैं जी। अच्छा इंग्लिश में, ओके इस क्वेश्चन की बात कर रही, ओके वेट ए मिनट देख लेता हूं ये मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं किया, एक मिनट रुकिएगा। हाँ हाँ, चूज द पेडागोगिकल प्रैक्टिस टू एनहांस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन एनवायरमेंटल स्टडीज एज पर एनईपी 2020, फोकसिंग ऑन सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। मैं इसको रॉन्ग कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं कर सकते, आपको बच्चों को बुक की नॉलेज के बाहर निकलना और सब जानकारी देनी चाहिए, ये तो गलत हो गया ना। इंटीग्रेटिंग आर्ट इनटू द टीचिंग ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज एकदम सही कर दूं, क्योंकि आप कलात्मक चीजों को भी जोड़ेंगे, क्योंकि बच्चा चित्रकारी भी करता है एनवायरमेंट में। और इंटीग्रेटिंग करेंगे किसको, स्टोरी टेलिंग, भाई स्टोरी टेलिंग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी कथा सबसे अच्छा माध्यम है, तो इसको भी एनवायरमेंटल स्टडी में ऐड करेंगे। तो मैं कह दूं ए गलत है, बी और सी सही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हिंदी में भी देख लो कि भाई आप चुनिंदा चीजों को नहीं पढ़ा सकते, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना बिल्कुल सही बात है, आप आर्ट से ड्राइंग से उसको इंटीग्रेट करिए, क्योंकि अदर विषयों के साथ जोड़ना चाहिए। और कहानी कहने का एकीकरण, ईवीएस में कहानी बताना, कहानी सुनाना सबसे अच्छा माना जाता है। तो भाई आज मैं इसके बाद कराऊंगा सिद्धि, पेपर 2 हो चुका है, इसके बाद कराऊंगा यहां पर जो भी होगा। तो अगर आपको आज का सेशन सही आया तो भैया लाइक वाइक करते रहो यार, लाइक करो, लाइक इतने कम से कम लाइक तो 200 500 होने चाहिए, इतने सारे बच्चे आते हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें बिना किसी देरी के, और हमसे मिलते रहें सुबह 6 बजे 6 AM ईवीएस में पढ़ा रहा हूं। उसके बाद 10:30 पर सीडीपी, सभी प्रीवियस ईयर चल रहे हैं जो भी ऑनलाइन हुए हैं। इसके बाद 10:30 के बाद आता है 5 PM मैडम हिंदी पढ़ाती, हिंदी के प्रीवियस ईयर चल रहे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों शुरू होंगे उसमें। और शाम को 7:30 बजे पैडागोगी पुराण का एक पुराण ग्रंथ मैं पढ़ा रहा हूं, आप उसमें जुड़ सकते हैं शाम को 7:30 बजे, ठीक है ना। तो भाई आपको सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, दीजिएगा मुझे इजाजत। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड नमस्कार, थैंक यू।